हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन बाद मैं वापस आ पाया हूँ, सॉरी फॉर द डिले। और इस बीच में ईरान और इज़राइल और अमेरिका का वॉर और तेज़ हो गया है। और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उन्होंने काफ़ी डैमेज कर दिया है गल्फ़ कंट्रीज़ में, स्पेशली यूएई में, बहरीन में, कतर में, टू सम एक्सटेंट सऊदी में भी। In fact, there were some attacks against Azerbaijan and Turkey also. And interestingly, ईरान ने कहा है कि भी हमने ओमान को, अज़रबैजान को, तुर्की को नहीं मारा है। एंड स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से पूरा तेल और बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ट्रेड होता है, वो ईरान ने बंद करा हुआ है। वहाँ पे कोई भी अगर शिप जाती है उस पे वो फायर करते हैं। कुछ वहाँ पे ऐसी भी शिप हैं जिन पे उन्होंने फायर करा और डैमेज भी हुआ। इसराइल में पूरा का पूरा एक मीडिया क्लैम्पडाउन है। सुनने में आया है कि वहाँ पे बहुत डैमेज हुआ है और इसलिए वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि मोसाद के बहुत एजेंट्स या हो सकता है उनके चीफ भी मारे जा चुके हैं कुछ इरानियन स्ट्राइक्स में। कुछ ऐसी मिसाइल ईरान ने दागी हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ना अमेरिका ने ना इसराइल ने। तो ये सब तो आपने सुन ही लिया होगा। आज मैंने सोचा कि हम एक अलग वीडियो करते हैं इसके बारे में, बिकॉज़ बहुत लोगों के बहुत थ्योरीज़ हैं कि ये वॉर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मैं उसका एक आपको अ, एक समरी देना चाहता हूँ कि क्या-क्या रीज़न्स बताए जा रहे हैं इस वॉर के। और फाइनली मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूँगा, आप भी अपना ओपिनियन देना। और सबसे पहले जो इस वॉर का रीज़न दिया गया, वो ये था कि अमेरिका और इज़राइल को वहाँ पे रेजीम चेंज करना था। मतलब कि जो आयतुल्लाह खोमेनी की गवर्नमेंट थी, उसको गिराना था, बिकॉज़ वो इज़राइल के खिलाफ थी। वो बहुत टेररिज़्म कर रहे थे, उन्होंने बहुत वायलेंस करी हुई थी। अपने लोगों के साथ भी वो ठीक से पेश नहीं आ रहे थे। तो ये मेजर रीज़न बताया गया है अ, इन स्ट्राइक्स का। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये कोई कंसिस्टेंट पोज़ीशन नहीं है। ट्रंप ने कभी कुछ बोला है, कभी कुछ और बोला है। नेतन्याहू ने फिर भी इसको काफ़ी हद तक सेम लाइन बोली है। उसके बाद जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ चली आ रही है वो ये है कि भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन के बनने वाले हैं। और ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट है। और अगर वो न्यूक्लियर बन जाता है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, तो वो सीधे इज़राइल पे मार देंगे। कुछ इंडियंस तो कहते हैं वो इंडिया पे भी दाग सकते हैं, बिकॉज़ वो एक रेडिकल इस्लामिक, इवन इफ शिया रेजीम है। तो ये 2 मेन थियरीज़ हैं। फिर एक थियरी है कि नहीं जी, ये जो पूरा का पूरा गेम चल रहा है, इसके पीछे जो मेन पर्पज़ है अमेरिका का, वो ये है कि उन्हें चाइना को कंटेन करना है। बिकॉज़ ईरान और चाइना की बहुत आपस में दोस्ती है। और वो दोनों अगर ईरान का हम ऑयल चाइना को नहीं जाने देंगे, तो उससे बहुत सारा नुकसान हो जाएगा चाइना को। उनका ऑयल सप्लाइज़ डिसरप्ट हो जाएँगे, उनकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ सकता है, एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ ऑयल बढ़ सकता है। अभी तो सभी का बढ़ा हुआ है। तो ये एक चाइना कंटेनमेंट की थ्योरी है। एंड वेनेज़ुएला में जो हुआ जनवरी में, वो भी इसी के साथ एक कड़ी है, जो कि मिली हुई है, बिकॉज़ वहाँ पे भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था और वो ख़त्म कर दिया गया। और ये भी काफ़ी एक पॉपुलर थ्योरी है। उसके बाद ये थ्योरीज़ थोड़ी और संगीन हो जाती हैं। बट उसमें से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भई ऑयल और एनर्जी के प्रॉफ़िट्स के लिए, कि भई ईरान के ऑयल के ऊपर अमेरिका धाक जमा लेगा। ये कुछ चाइना थ्योरी से इसका कुछ एक कनेक्शन है, बट ये अपनी जगह पे एक इकलौती, मतलब एक इंडिपेंडेंट थ्योरी भी है, कि भई सिर्फ़ ऑयल की वजह से, ऑयल को कंट्रोल करने की वजह से ट्रंप ने ये सारा ड्रामा करा है। और इसमें कुछ सच्चाई भी है, बिकॉज़ वेनेज़ुएला में भी उन्होंने ऑयल को लेके ही उनको हटाया है, मदुरो को। उन्हें तो जेल में डाल दिया है। तो ये भी एक थ्योरी है। और इस थ्योरी में भी दम है।
फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि भी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं 2026 नवंबर में, और सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को रिफ्यूट कर दिया ट्रम्प के। तो ट्रम्प को कुछ चाहिए अपना इलेक्शन जीतने के लिए नवंबर में, उसे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ है। इकोनॉमी तो पहले ही डाउन जा रही थी, तो चलो हम वॉर कर देते हैं, तो मेरे पास एक बहाना बन जाएगा। तो ये भी है। एटलीस्ट इसकी जो टाइमिंग है, फरवरी में करा है, सितंबर में नहीं करा, अगस्त में नहीं करा, विच इज़ क्लोज़र टू टू द इलेक्शन। फरवरी में ही कर दो कि मई जून तक ये मामला सुलझ जाए। तो इस थ्योरी में भी कोई इंडिपेंडेंट थ्योरी है, और इसमें टाइमिंग तो एक्सप्लेन हो जाती है। टाइमिंग के और भी रीज़न्स हो सकते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। इसके अलावा फिर इससे भी इंटरेस्टिंग और चीज़ें हो जाती हैं कि भई गल्फ स्टेट्स को पिटाई हो रही है, ईरान ने खूब सारे वेपन्स मारे हैं, यूएई पे, कतर पे, बहरीन पे, सऊदी अरेबिया पे, टर्की पे, अज़रबैजान पे, तो कुवैत पे, ओमान पे। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ अब अटैक में आ गए हैं। अमेरिका चाहता है कि जी आप भी इनके ऊपर अटैक करो, ये दोनों शिया सुन्नी आपस में लड़ जाएँ, मिडल ईस्ट पूरा डिवाइड हो जाए, और उससे क्या है, वो अपनी धाक दोनों जगह जमा लेगा फिर से। उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो रहा था, तो अब अगर इन्फ्लुएंस कम भी हो रहा है, तो ये रीजन इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि चाइनीज़ या रशियन इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहेगा जितना अगर ये स्टेबल हो, तो वो एक थ्रेट बन जाएगा अमेरिका के लिए। ये भी एक थ्योरी है कि भी ये क्यों करा गया है। इसके अलावा एक और थ्योरी है, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये तो नेतन्याहू का वॉर है। कि भी नेतन्याहू ने ही बोला ट्रम्प को कि भी वॉर करना है, और ये नेतन्याहू का एजेंडा है, इज़राइल को एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है from this Iranian regime, and therefore it is very important for नेतन्याहू कि भी वो थ्रेट को ख़त्म कर दें, इससे पहले कि वो और डेवलप हो जाए या उनके पास वेपन्स आ जाएँ, न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये नेतन्याहू ने ज़बरदस्ती करवाया है ट्रम्प से। और कुछ मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भी हम तो नहीं करना चाहते थे, एक और कंट्री करना चाहती थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज़ ईरान अटैक तो हमारे ऊपर ही करता। तो इस थ्योरी में भी थोड़ा-सा दम तो है, इसको पूरा आप नेगेट नहीं कर सकते। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं जी, ये दिखा रहे हैं कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो गया है, और ये यहूदियों और अमेरिकन्स का एक गठजोड़ है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का। इससे वो पूरा जो नैरेटिव है वो कैप्चर कर लेंगे अगेंस्ट चाइना एंड रशिया इवेंचुअली, और उससे इनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खासी थ्योरी है। तो हमने कौन-कौन सी थ्योरी देख ली है, हमने चाइना की थ्योरी देखी, हमने डिवाइड एंड रूल वाली देखी, हमने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर देखा, हमने न्यूक्लियर देखा, हमने रेजिम चेंज देखा, हमने ऑयल थ्योरी देखी, इलेक्शन थ्योरी देखी, नेतन्याहू थ्योरी देखी। हमने एक और थ्योरी नहीं देखी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का भी, उन्हें वेपन्स बेचने हैं। तो गल्फ स्टेट्स की पिटाई करोगे तो वो वेपन्स लेने आपके पास और आएँगे, और इससे आपको प्रॉफ़िट होगा, इससे सबकी जेब गरम होएगी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है, और यही लीडिंग कॉज़ है इस वॉर का, क्योंकि उन्हें हर हर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में वॉर चाहिए होता है टू सस्टेन देमसेल्व्स। तो ये सारे के सारे मैंने आपको 9 रीज़न बता दिए। अब इसके बाद मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ जो कि शायद उतना डिस्कस नहीं हुआ है। वो थोड़ा अच्छा खासा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंगल आ जाती है, और इरानियंस तो इसको एप्स्टीन फाइल वॉर भी बोल रहे हैं, एप्स्टीन वॉर भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी नुकसान होने वाला था, क्योंकि जो खुलासे होने वाले थे एप्स्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन से, तो उससे उनको उनका इलेक्शन क्या, उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाता, उनके खिलाफ केस हो जाता, और ये वॉर उन्हें करना पड़ा सो दैट हेडलाइंस चेंज हो जाएँ, और एक तरीके का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ही है नैरेटिव अपना बनाना।
बट ये स्पेसिफिक है कि भई हमें एप्स्टीन का जो नैरेटिव है उसको दबाना है और ट्रम्प को एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखाना है। तो ये सारी मैंने आपको 10 सब थ्योरीज़ बता दी हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे हिसाब से जितनी भी मैंने आपको थ्योरीज़ बताई हैं, उन सब में आप कोई भी थ्योरी को आप नकार नहीं सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस थ्योरी में दम नहीं है या ये नहीं हो सकता है बिकॉज़ पास्ट में इस रीज़न से वॉर और बहुत कुछ हुआ है। तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ द थियरीज़ इज़ कंप्लीटली हॉगवॉश। इसलिए मेरे हिसाब से एक इसको अगर हम अलग तरीके से देखें, तो इसको हम देखेंगे कि भई ये कॉम्बिनेशन है। इतने सारे रीज़न्स का जब जमावड़ा हो जाता है, तो एक एक आपके पास पर्सनल मोटिवेशन हो गया एप्स्टाइन फाइल्स का। आपके पास टाइमिंग डिसाइड हो गई बेस्ड ऑन आपके इलेक्शन। आपको न्यूक्लियर थ्रेट और रेजीम चेंज का तो आपने चला रखा है पिछले पता नहीं कितने महीनों से, सालों से। आपको ऑयल और एनर्जी का, चाइना का, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप सारी मिला लोगे, तो आप एक चीज़ तो ज़रूर कहोगे कि अमेरिका का वॉर में जाना तो बनता है। क्योंकि उनको तो ये सारे के सारे फ़ायदे हैं। उनको मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, चाइना का नुकसान हो सकता है, शिया-सुन्नी डिवाइड हो सकता है, इलेक्शंस में फ़ायदा हो सकता है, नैरेटिव विन हो सकती है। तो ईरानियन रेजीम चेंज में अपना बंदा बिठाया जा सकता है, ऑयल के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारे के सारे रीज़न्स आप अगर देखोगे तो दैट विल गिव यू अ क्लियरर पिक्चर कि व्हाई दिस वॉर इज़ हैपनिंग। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, इनमें से कौन-सा कोई ऐसा रीज़न भी है मैंने छोड़ दिया हो, मुझे तो नहीं लगता बट आप बता सकते हैं। यू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कौन-सा है? या कोई और रीज़न है या कोई कॉम्बिनेशन है कि भई 4 रीज़न है उसमें से नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है एंड इट शुड आल्सो एक्सप्लेन द टाइमिंग। इट शुड आल्सो एक्सप्लेन कि भई व्हाई अमेरिका एंड इज़राइल टूक आउट द टॉप लीडरशिप फर्स्ट और उन्होंने सिर्फ़ आईआरजीसी जो आर्मी है ईरान की उसके ऊपर क्यों नहीं अटैक करा? उन्होंने पूरी लीडरशिप ही उड़ा दी। अब आप ये बोलना चाह रहे हो कि उन्हें ये नहीं पता है कि उससे पूरी पॉपुलेशन जो रेडिकल एलिमेंट्स है उसके पीछे जाके खड़ी हो जाएगी। तो फिर आप $1 ट्रिलियन खर्च किस पे कर रहे हो? ये क्वेश्चन तो बनता है। आपके क्या क्या क्वेश्चन्स हैं आप मुझे बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फीडबैक भी दीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।